हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 यानी कि फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया था, है ना। सेकंड और थर्ड की बात अगर आप करते हैं तो सेकंड और थर्ड चैप्टर आपका एग्ज़ाम सिलेबस में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो अब लॉकडाउन के बाद जितने भी चैप्टर हैं तो उन चैप्टर में भी आपका 30% कोर्स रिड्यूस हो जाएगा। मतलब टॉपिक आपके कम होंगे, चैप्टर आपके कम नहीं होंगे। जैसे ही सीबीएसई रिलीज़ करता है तो सिलेबस को, न्यू सिलेबस को मैं आपको प्रोवाइड अपनी वीडियो के माध्यम से कर दूंगा, है ना। यहाँ हम चैप्टर 4 को आज समझने वाले हैं। चैप्टर 4 हमारा एग्रीकल्चर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना। लगभग 2/3 है ना, 3 में से 2 लोग लगभग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं। जो एग्रीकल्चर है ना, 68% लोग खेती पर डिपेंड है। उसके बाद हम आते हैं, देख लीजिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे 2/3 लोग खेती की एक्टिविटी को अपनाते हैं। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। एक ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है ना, तो जो हमें विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड, जो खाना जो है पैदा करती है, दैट वी कंज्यूम, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। बिसाइड फूड यानी कि फूड ग्रेन के अलावा भी इट आल्सो प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। विभिन्न तरह की उद्योगों के लिए ये मतलब कच्चा सामान हमें एग्रीकल्चर देती है, ठीक है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। क्या आप कुछ के नाम बता सकते हैं? यस, क्यों नहीं बता सकते। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड, है ना। ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, है ना। तो आप बताइए सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। देख लीजिए, टी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कॉफ़ी इंडस्ट्री, मसाला इंडस्ट्री, है ना, गन्ना, कॉटन। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री, और दूध इंडस्ट्री यानी कि जिसमें ये दूध की आपका मिल्क, पनीर, है ना, ये जितना भी रेडीमेड दूध आता है सब अपना, तो ये सब इंडस्ट्री जो है। और ऊन है आपकी, तो भेड़ों से मिलती है ना। ये सारी इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, ये सब खेती पर डिपेंड करती है, ठीक। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन और कंट्री। ओल्ड एज होना चाहिए, ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन और कंट्री। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशल cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present in different parts of India, the following farming system are practiced. यानी कि अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ये डिपेंड करता है हमारे फिज़िकल फैक्टर पे, हमारी टेक्नोलॉजी पे, कितना हम जानते हैं, नो हाउ, हमारी सांस्कृतिक पे, है ना, संस्कृति पे। तो इस तरह से फार्मिंग जो हमारे यहाँ बटी हुई है वो कई कैटेगरीज़ में, जैसे कि प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नंबर बनाती है, ठीक है। उसके बाद हम प्रिमिटिव को पढ़ लेंगे पहले। कॉमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। तो अब प्रिमिटिव के बाद के कॉमर्शियल है, ठीक। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और ये आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। सबसे पहले हम प्रिमिटिव को पढ़ेंगे, है ना। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी छोटे ज़मीन के टुकड़े पे जो पुरानी विधियाँ होती थी, पुराने समय में जो आदिवासी लोग वो करते थे खेती, उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा गया, ठीक है। जो केवल मानसून पे डिपेंड रहते थे। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। नेचुरल फर्टिलिटी होती थी ज़मीन में, जो प्राकृतिक रूप से जो भी उपजाऊ क्षमता है उसकी वही रहती थी। एक बार उसको यूज़ किया, चले गए वहाँ से ज़मीन छोड़ के, ठीक है। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। देख लीजिए, इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर ए पैचेस ऑफ लैंड, ज़मीन के छोटे टुकड़े को फार्मर्स साफ करते हैं। एंड प्रोड्यूस सीरियल्स, उसमें अनाज उगाते हैं, ठीक है, और अदर फूड क्रॉप्स। उसके बाद उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है ज़मीन की, तो उस ज़मीन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले आते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से क्लियर ए फ्रेश पैचेस ऑफ लैंड। तो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश। तो इस तरह से हमारी नेचर तो तबाह होती ही है ना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो जाती है।
तो ये देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली कि थ्रू नेचुरल प्रोसेस लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर। इसमें कोई कि खाद वाद तो यूज़ करते नहीं हैं, और अदर मॉडर्न इनपुट्स। इट इज़ नोन एज द डिफरेंट नेम्स, है ना। ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। चलिए जी, आप यहाँ पर आते हैं। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट, यानी हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें झूमिंग कहते हैं इसको। यहाँ से आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट अब ये टॉपिक बनने वाला है कि झूमिंग को अलग अलग हिस्सों में संसार के किस किस नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द मिल्पा इन मैक्सिको, यानी मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका, है ना, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। कोनू को कहते हैं वेनेजुएला में। रोका कहते हैं ब्राज़ील में। मसोल कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका में। और लदांग इंडोनेशिया में कहते हैं। और रे वियतनाम में कहते हैं। तो हो सकता है कंपटीशन में इनमें से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और इंडिया में इस कल्टीवेशन को हम देख लीजिए, वीवार, है ना, बीवार और धाइया मध्य प्रदेश में कहते हैं। पोडू या पेंडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में। पामादावी या कोमान, है ना, या ब्रिंगा उड़ीसा में कहते हैं। कुमारी वेस्टर्न घाट में कहते हैं। वॉल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं। और खील खील कहते हैं हिमालयन बेल्ट में। कुरुवा झारखंड में कहते हैं। और झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं आपको डायग्राम में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये डायग्राम देख लीजिए। ज़मीन को पहले तो साफ़ कर लेते हैं, फिर उसमें जो उसका कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसमें फिर आग लगा देते हैं, तो वो राख बनती है, तो वो खाद का काम करती है। फिर इसमें खेती करके, जो भी सीजनली खेती करके, फिर बाद में यहाँ से चले जाते हैं। मतलब उसके बाद इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है एक बार में, है ना। देख लीजिए, आगे चलते हैं ना। उसके बाद कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग के और नाम बता सकते हैं। इसमें बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पर ये इस तरह की खेती होती है। इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, है ना, अधिकता होती है लेबर की। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लेबर की तो कोई कमी नहीं रहेगी। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो ज़मीनें कम रहेंगी, और ज़मीनें कम रहेंगी तो उस ज़्यादा पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए लोग ये चाहेंगे कि उस ज़मीन से ज़्यादा लें, तो उसमें वो बायोकेमिकल यूज़ करते हैं। इरिगेशन ज़्यादा सिंचाई का यूज़ करते हैं, है ना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, है ना, फर्टिलाइजर्स, डाया खाद, यूरिया खाद, ये सब यूज़ करते हैं। और चाहते हैं कि इस खेत को, मतलब अगर इसमें 2 क्विंटल हो रहा है तो इससे 10 क्विंटल लें। खेत तो इतना है, और देखो एक बाप है, ठीक है जी, बेटे हो गए 4, तब उसके 4 हिस्सों में बट गई, 4 हिस्सों के बेटे हो गए, है ना, समझो आप। यानी कि एक एक के, चलो किसी का 1 है, किसी का 2 हो गए, इस तरह से तो उनकी भी बढ़ गई, लोए बांट दी मैंने, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो रहा है बताइए, ज़मीन तो उतनी की उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उन लोगों पे आ गई कम कम, है ना। और जब कम ज़मीन उन पर आएगी तो वो क्या करेंगे, है ना, वो लोग भैया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। तो अपनी खेती में वो जिस तरह से लगे रहेंगे, ज़्यादा लेबर लगेगी, तो इसको हम कहेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, यस, क्यों नहीं बता सकते। उसने कहा कि क्या आप कुछ स्टेट के नाम बता सकते हैं जहाँ पे इस तरह की खेती होती है। अरे हमारे यूपी में ही होती है ना सबसे ज़्यादा, तो पंजाब, हरियाणा, है ना, जहाँ पे कम है और ज़मीनें कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, बंगाल। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग पे आते हैं ना। तो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, देख लीजिए। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप फार्मिंग इज़ यूज्ड ऑफ हायर डोजेस, यानी कि इस तरह की फार्मिंग में हम इतना पैदा करते हैं कि वो हम बेच दें और पैसा कमाएं। यानी कि ऐसी खेती जिनसे पैसा तुरंत मिले, या यानी कैश क्रॉप हो, तो मतलब ऐसी खेती को हम कहते हैं ना कॉमर्शियल फार्मिंग।
जैसे कि अब कम से कम खेतों में भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, अच्छे तरह के बीज यूज़ करेंगे, जैसे HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड कहते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे ना। अब द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जांपल राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप, चावल को कॉमर्शियल क्रॉप से हरियाणा में, पंजाब में जो लोग खेती करते हैं, चावल उगाते हैं अपने खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उगाते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में 2-2 फसल उगाते हैं चावलों की। अपने उत्तराखंड में काशीपुर साइड आ जाइए आप, तो इधर की साइड में भी 2-2 फसल उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओडिशा में, है ना, सब्सिस्टेंस क्रॉप, जबकि वहाँ समझ लीजिए आप कि कहाँ पे, यानी कि पंजाब हरियाणा में तो ये हो गई कॉमर्शियल, वहाँ बेचने के लिए करते हैं, और ओडिशा में ये सब्सिस्टेंस है, यानी कि ओडिशा में इसको अपने कंज्यूमिंग यानी अपने खाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, यानी लगाते हैं, इतना ही लगाते हैं जितना अपने खाने लायक हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी हो गई कौन सी खेती, कॉमर्शियल खेती। अब कॉमर्शियल खेती के बाद अब हम चलते हैं, देख लीजिए, प्लांटेशन इज़ आल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी कि प्लांटेशन भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, एक ही तरह के प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे लगाते हैं बड़े एरिया में। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, ऑल द प्रोड्यूसेस यूज एज रॉ मटेरियल रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। देखो जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आती है ना, प्लांट होते हैं ना, इनके पौधे तो होते हैं। आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, टी इन आसाम, आसाम में होती है चाय, और नॉर्थ बंगाल, ठीक है, यानी कि दार्जिलिंग वगैरह में होती है, ठीक है, सिक्किम से नीचे को। उसके बाद हम आते हैं कर्नाटका में कॉफ़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको ध्यान, यही तो चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ पे कौन सी फसल होती है ज़्यादातर, है ना। अच्छा, उसके बाद मेनली फॉर मार्केट एज वेल एज डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज। चलिए, जो प्लांटेशन एरिया है वहाँ पे अच्छा नेटवर्क रोड का होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ प्लांटेशन, यानी कि मार्केट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी पास में होनी चाहिए, है ना। कि मान लीजिए पास में शुगर फैक्ट्री तो है नहीं, और साहब आप शुगर की खेती कर रहे हो, यानी शुगर केन, गन्ने की, तो आप तो दूर को, तो आपको तो दूर डालना पड़ेगा गन्ना, बहुत दूर ले जाओगे तो उसका जो कॉस्ट आ जाएगी ना किराए की, बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए इंडस्ट्री भी वहाँ पे उसी तरह की इंडस्ट्री होनी भी चाहिए। तो इंडस्ट्री भी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, खेती पे, जहाँ जिस तरह की खेती होती है उसी वहाँ पे उसी तरह की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमारे इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है रबी, अब दूसरा आता है खरीफ, और तीसरा आता है जायद, ठीक है। ज़्यादा मैं डीपली तो पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ में से कोई छुटाऊँगा भी नहीं, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपकी इम्पोर्टेंट ना हो। तो रबी क्रॉप्स की बात करें तो जाड़ों में बोई जाने वाली फसल को रबी क्रॉप्स कहते हैं, जो अक्टूबर टू दिसंबर बोई जाती है ना, ये रहा, एंड हार्वेस्टिंग, और जब जाके मार्च अप्रैल में जाके पक जाती है। अब आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, कभी कभी ना सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग जो होता है बच्चों का एग्ज़ाम में यही होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब रबी की फसल कौन सी थी और ख़रीफ की फसल कौन सी थी, ठीक है, इनमें ही घूम जाते हैं वो। इनमें घूमना नहीं है, आज के बाद कभी नहीं घूम पाओगे। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को ध्यान रखिए। देखिए रबी मीन्स क्या होता है, रबी मीन्स होता है जाड़ा, ठीक, ठंड होती है रबी। तो जो ठंड में जो फसल खड़ी आपको खेत में मिलेगी वो रबी की फसल। तो इस समय तो ठंड है नहीं, देखो ये जुलाई चल रहा है, आपको जाड़े में देखने के लिए मिलेगा खेतों में, जब कोहरा आता है, आपने देखा होगा ना खेतों में खड़ा हुआ के, तो गन्ना मिलेगा ना, और वो मिलेगा आपका गेहूँ मिलेगा, गेहूँ के बीच में सरसों खड़ी मिलेगी, जौ मिलेगी, है ना, और चने का साग आता है। तो बस आप ये समझ लीजिए, आपको मेन इंपॉर्टेंट 2 क्रॉप्स याद रखनी है, गेहूँ और आपका सरसों चना, ठीक, बस ये आपका हो गया रबी की क्रॉप्स। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और काटी जाती है मार्च अप्रैल में, ठीक है, यानी कि गेहूँ हो गया। उसके बाद आते हैं हम खरीफ की क्रॉप। देखिए खरीफ क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून, यानी कि जब मानसून स्टार्ट होता है तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ना खरीफ की फसलों को। तो मानसून हमारे इंडिया में 15 जून से स्टार्ट माना जाता है, ठीक है। वैसे तो 1 जून से 1 या 2 जून से यहाँ पे आपका केरला में बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर यूपी तक आ जाता है वो 15 से 1 जुलाई तक मानसून, यानी कि
मानसून होता क्या है, ये एक हवाएं होती हैं, है ना, सीजनली विंड होती हैं जो एवरी ईयर्स हिंद महासागर से पानी उठाती हैं और इंडिया की तरफ को चलती हैं और बारिश करती चली जाती हैं। तो उस बारिश का फ़ायदा उठाते हैं लोग। पूरा हमारी जो खेती है वो मानसून पे डिपेंड करती हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट दिस मीन्स अबाउट मानसून इन प्रीवियस क्लास, यानी 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मानसून से ही फिर उसके बाद हम ये धान की खेती करते हैं ना। तो बहुत से लोग, लेकिन आजकल लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, सबके पास पानी की सुविधा है, नहरें हैं, ट्यूबवेल्स हैं, लेकिन बहुत सी जगह पानी नहीं भी है, तो वो लोग मानसून पे ही डिपेंड करते हैं। खरीफ की फसल क्या होती है, देख लीजिए। खरीफ की फसल, ये धान जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, खरीफ की फसल है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन ऑफ पैडी, है ना, पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन। तो ये सारी फसलें जो मैंने आपको बताई अभी, ये आपकी होती हैं खरीफ की क्रॉप्स, है ना। ये पढ़ लेना आप ध्यान से, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी है। तो आप अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चावल कहाँ कहाँ होता है। वैसे तो हम इसको मैप में भी देख लेंगे चावल कहाँ कहाँ होता है, हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो उसके बाद आता है जायद की फसल, है ना। तो दोनों के बीच में जो टाइम पड़ता है ना, खरीफ, जैसे गेहूँ कट गया आपका, और गेहूँ कट गया, अब आपको गेहूँ कब कटा आपका बताइए। आपका गेहूँ कटा अप्रैल मई में, है ना, मई में आपका या अप्रैल में आपका गेहूँ कट गया। और अप्रैल में गेहूँ कटने के बाद आपके पास मई, जून और जुलाई, आपके पास जुलाई में आप लास्ट तक आराम से धान की फसल लगा सकते हैं। तो आपके पास 2.5 से 3 महीने बचते हैं बीच में। 2.5 से 3 महीना आप खेत को खाली रखेंगे। अगर आप नहीं खाली रखना चाहते हैं तो आप उसमें जैसे क्या लगा सकते हैं बताइए। आप उसमें वाटरमेलन लगा सकते हैं, मस्कमेलन लगा सकते हैं, ककम्बर, है ना, खीरे, तरबूज, ककड़ी, लौकी, तोरी, करेला, आप उसमें ये लगा सकते हैं ना। तो ये फसलें हमारी जायद की फसलें कहलाती हैं। आगे चलते हैं, मेजर क्रॉप्स, है ना। वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ खाने वाली यानी फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स भी होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब मानसून पे और इस पे डिपेंड करें। देखिए, मिट्टी भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और क्लाइमेट भी। तो सॉयल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती हैं हमारी फसलें। तो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, जैसे हमारे देश में उगने वाली जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो राइस, चावल, गेहूँ, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, ये सारी फसलें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना। अब इन सारी फसलों को हम 1 बाई 1 आपको पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चावल। किसी भी फसल के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपने पढ़ना क्या है, 4 से 5 पॉइंट अगर उसके ऊपर लिखने के लिए आते हैं किसी भी फसल के बारे में, तो आपको 4 से 5 पॉइंट कौन कौन से बनाने हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप अपने नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप वीडियो देखिए, वीडियो देखकर आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। पहला पॉइंट आता है कि इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारा देश दूसरे नंबर पे है जो चावल उत्पादन में है। नंबर 1 पे फिर कौन सा होगा, तो मैं आपसे बताऊं, हमसे ऊपर जो है ना वो चाइना ही है। बाकी तो हर चीज़ में हम चौथे नंबर पे तो आते ही हैं लगभग, है ना। यानी कि हम चौथी वर्ल्ड की महाशक्ति हैं। फसलों में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। बस अगर हम पीछे हैं तो किस चीज़ में है, पॉपुलेशन में। अब तुम कहोगे पॉपुलेशन में तो सर नंबर 1 पे चल रहे हैं, पर यही तो हमारे पिछड़ने का कारण है, यही हमारे पिछड़ने का कारण है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन 50% रिड्यूस कर दें, यानी कि 50 करोड़ की समथिंग अपनी पॉपुलेशन को ले आएँ, तो डेफिनेटली यू वुड बिकम द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी, यानी हमारा एक स्टेपल फूड है। अधिकतम लोग हम चावल खाते हैं इंडिया के, ठीक है। गेहूँ चावल पे डिपेंड करते हैं। चाइना नंबर 1 पे है, इट इज़ खरीफ क्रॉप, ये चावल जो है खरीफ की क्रॉप है। 2 पॉइंट आपके बन जाएंगे, एक तो हमारा देश कौन से नंबर पे है और ये फसल कौन से खरीफ की है कि रबी की फसल है। उसके बाद टेम्परेचर, इसके लिए 25 डिग्री टेम्परेचर से लेके, है ना, कितना चल जाता है पता है। ये गर्मी कितनी गर्मी होती है जाड़ों उसमें, सॉरी बरसात में कितनी गर्मी होती है ना, 35 तक होती है, 35-40 तक टेम्परेचर चला जाता है।
25 से लेके 40 तक आप एग्ज़ाम में लिख देते, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, ठीक है। आप 30 से लेके 40 टेम्परेचर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश को आप 100 से लेके 150 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बस कितने पॉइंट लर्न करना है, देखिए एक तो रेनफॉल, कितना कितना बारिश चाहिए, इसका टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मिट्टी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब जिससे पानी को रिटेन कर सके, रोके रहे, है ना, बस। और कहाँ कहाँ चावल होता है, भारत का कौन सा स्थान चावल उगाने में है। ये 4 से 5 पॉइंट आप बना लेते हैं तो आपके 5 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। देख लीजिए इस मैप को, देखिए बड़े ध्यान से, एक तो डार्क कलर है, ग्रीन डार्क कलर, और एक थोड़ा सा हल्का है। हो सकता है वीडियो जब प्ले हो, आई थिंक मैं अपलोड करूं तो हो सकता है इसके कलर वेरिएशन हो जाएं। तो कुल मिला के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये वाला आप देख लेंगे पार्ट, इसमें लिखा है जो डार्क कलर है मेजर एरिया और माइनर एरिया। आप खुद भी ऑटोमेटिकली एक आइडिया लगा सकते हैं, जितना 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। देख लीजिए जहाँ जहाँ डार्क कलर होगा वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ तो देख लीजिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, यूपी, आसाम, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे चावल ज़्यादा होता है, और जो कम होता है वो इधर के आपका ये हरियाणा, पंजाब, छोटी स्टेट है ना, तो ये, और आपका वेस्टर्न घाट वगैरह, है ना। ठीक, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया चावल के बारे में। गेहूं के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी तरह से 5 पॉइंट आप खुद निकालेंगे, इसमें से मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही निकालेंगे। अब आप देख लीजिए कि बारिश कितनी चाहिए, 50 to 75 चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 से लेके 20-25 तक चाहिए। जाड़ों में आप सोचो गेहूं में कितना टेम्परेचर होता है जाड़ों में, 15 से लेके, है ना, 7 से भी चला लो आप, 7-10 से भी लिख सकते हो, 25 तक, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ कहाँ होता है भैया, यूपी में होता है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में होता है। भारत का कौन सा नंबर है, सेकंड है इसमें भी, है ना। तो नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 1 पे आई थिंक, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मुझे इस समय श्योर नहीं पता, लेकिन जहाँ तक है अमेरिका होना चाहिए, है ना। अमेरिका के जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है। वैसे तो चाइना और इन पे नंबर 1 ही चलता है, चाइना, ठीक है। अमेरिका का जो नंबर 1 आता है ना, अमेरिका मक्का के लिए आता है अमेरिका, ठीक है, और मीट प्रोडक्शन के लिए, यानी शिकागो। उसके बाद पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, देख लीजिए चावल हमारा हो गया। चावल के बाद हम पढ़ते हैं, सॉरी गेहूँ भी हो गया। तो गेहूँ के बाद हम पढ़ते हैं मिलेट। मिलेट क्या होता है आपका, ज्वार, बाजरा, राई आर द इम्पोर्टेंट मिलेट क्रॉप्स इन इंडिया, है ना। तो थ्रो दीज आर नोन एज, इनको कोर्स ग्रेन कहते हैं। इसमें 3 का फसलें आती हैं, ज्वार, बाजरा, राई, है ना। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल राई इज़ वेरी रिच इन, इसमें राई में क्या होता है, आयरन होता है, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज। ज्वार क्या होता है, ज्वार द 3rd इम्पोर्टेंट क्रॉप, फूड क्रॉप है ना, चावल के, और इसके बाद में गेहूं के बाद में तीसरी इम्पोर्टेंट मतलब ग्रेन क्रॉप है ना, ये अनाज है तरह का ज्वार, है ना। उसके बाद ये कहाँ होता है, तो थोड़ा ऐसी ज़मीन में होता है, भुरभुरी रेतीली ज़मीन हो और सूखी हो। तो ये होता है जी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ज्वार। और बाजरा, बाजरा हो जाता है राजस्थान में, है ना, बहुत होता है। बाजरा ग्रो वेल सैंडी सॉइल एंड शालो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। राई, राई कहाँ होती है ना, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल में। तो मेजर राई प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मक्का की बात करते हैं, मेज़, है ना। 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अल्यूवल सॉइल चाहिए, जो हमारे यूपी में ज़्यादा होती है ना। और बिहार सबसे ज़्यादा होता है ना, स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रवि सीजन आल्सो। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज द HYV सीड्स यूज़ करते हैं हम इसमें आजकल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मक्का पैदा हो। तो कहाँ कहाँ मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। तो फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज़ होती है। फॉडर का मतलब पशुओं को खिलाना चाहो तो पशुओं के खिलाने के लिए मक्का यूज़ कर लेते हैं पहले, और नहीं खिलाना चाह रहे हैं आप, तो जब उस पर अपना मक्का लग जाएगी तो आप मक्के को फॉडर के यूज में, यानी सॉरी ग्रेन के यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका बचता है वो चारे के रूप में आप उनको अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो फूड और फॉडर दोनों तरह की चीज़ें, दोनों यूज़ इससे हम करते हैं मक्का से, ठीक है। अब ये 2 एरिया दे रखे हैं, मेजर एरिया और माइनर एरिया। किसका है ये भी देख लीजिए, ये वीट गेहूं का है,
ठीक है, ये गेहूं के लिए मैप है, देख लीजिए कहाँ कहाँ गेहूं ज़्यादा होता है और कहाँ कहाँ कम होता है। तो ये दिखा रखा है इन्होंने ये वाला एरिया, तो यहाँ तो ज़्यादा होता है यानी कि यूपी। अरे ये उत्तराखंड हिमाचल इन्होंने गलत दे रखा है, इतना मैं नहीं मानता, इसमें इतना नहीं होता। ठीक है, आप पंजाब याद रखेंगे, पंजाब हरियाणा यूपी। ठीक है जी, पंजाब हरियाणा और यूपी, इतना समझ लीजिए बस, ये वाला एरिया तो इनमें ज़्यादा होता है, राजस्थान में भी इतना नहीं होता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो गेहूं हमारा हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गई। अब चलते हैं दालों पे। देखिए दालें क्या होती हैं, दालें तो आप सभी लोग जानते हैं ना, मूंग हो गई, उड़द हो गया, ठीक है, मसूर, मटर, चना, ये सब दालों में आते हैं। तो मैं आपसे बताऊं, वर्ल्ड में चौथा स्थान है किसका, इंडिया का नहीं, यूपी का। यूपी का वर्ल्ड में चौथा स्थान है, वो सॉरी 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 यूपी का नहीं, एमपी, मध्य प्रदेश जो सबसे ज़्यादा दालें उगाता है, सॉरी। तो यूपी तो हमारे, यूपी में हमारे इतनी दालें नहीं होती, तो मध्य प्रदेश में बहुत दालें होती हैं और सोयाबीन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश में जो दालें होती हैं उनका एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता। एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, जितनी दालें होती हैं वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाती हैं। ठीक है, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अब इसमें क्या है कि कंज्यूमर हमारा देखो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो उगाता भी सबसे ज़्यादा हमारा देश दालें, लेकिन वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कंज्यूमर भी सबसे बड़ा यही है, क्योंकि इतने लोग हैं दालें खाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है ना, तो सबसे ज़्यादा लोग इसमें ऐसे रहते हैं कि जो मांस नहीं खाते, तो देसी खाना खाते हैं, अपना दाल चावल पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये आपकी पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम, किसका, शुगर केन। तो शुगर केन में, और आप देखना कितनी अच्छी विधि से शुगर केन उगाया जा रहा है। तो आई थिंक, मुझे इसकी नॉलेज तो ज़्यादा इतनी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि खेती करने वालों को ज़्यादा नॉलेज होती है ना। हम तो एक एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हम तो पढ़ के पढ़ा देंगे साहब, जो करता है वो तो खेती करने वाला वो प्रैक्टिकली करता है। ठीक है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ट्रेंच विधि है ये, है ना। इस विधि में दूर दूर गन्ना उगाया जाता है, बीच में गूल होती हैं ये, इसमें आप दूसरी फसल भी इसमें आप उगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि गन्ने के ऊपर जब मिट्टी चढ़ जाती है तो यहाँ पे गन्ना काफ़ी अच्छा घन का होता है ना, घना हो जाता है। ठीक, तो ये ट्रेंच विधि से शुगर कैन उगाया जा रहा है। इसके लिए कंडीशन बताऊँ मैं आपसे, शुगर कैन इज़ द ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप, इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्म और नमी वाली, यानी एक बरसात का मौसम तो सबसे बढ़िया है इसके लिए। एक बरसात में ही होता है गन्ना, यूपी में इस समय यूपी में ही सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। तो यूपी में जो गन्ना है वो बरसात, यानी अब बरसात लग गई है जुलाई में, छोड़ देंगे उसको लोग, जो जो भी खुदाई होनी थी हो चुकी, जो भी पानी देना था लग चुका। अब गन्ना बरसात के ऊपर डिपेंड रहता है, अब बरसात होती रहेगी, गन्ना खुद पे खुद बढ़ता चला जाएगा। तो 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 तक, 21 से 30 तक भी लिख दोगे तो एग्ज़ाम में कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ये कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं होती कि साहब 21 से 27 तक ही चाहिए, आप 20 से 30 भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप लिखने लगे 10 से लेकर 30 तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, और एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए, 75 से लेके 100 सेमी। अगर 120 सेमी भी बारिश हो जाती है तो गन्ना उसको झेल जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि गन्ना बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, गन्ने का यूज़ आपको पता ही है क्या क्या बनता है, देख लीजिए, शुगर, गुड़, जगेरी से खंड, सारी और मोलासेस। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी कुछ मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है तो यूपी में, और कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा गन्ने की मिलें कहाँ है, शुगर मिल, तो लॉजिकली है, सीधा सा लॉजिक है। आप लोग क्या कहेंगे कि यूपी में, जब यूपी में गन्ना ज़्यादा होता है तो यूपी में सबसे ज़्यादा मिल होंगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीनी की मिलें हैं वो महाराष्ट्र में हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे गन्ने के अलावा भी चुकंदर से भी वो चीनी बनाई जाती है। आगे चलते हैं, ऑयल सीड। ऑयल सीड क्या होते हैं, 2015 इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट मूंगफली इन द वर्ल्ड, है ना, कहेंगे मूंगफली इन द वर्ल्ड, यानी कि
ग्राउंडनट यानी मूंगफली बहुत होती है इंडिया में, मूंगफली का तेल निकाला जाता है, ठीक है, जिसका आपको पता है कि आपका जो रिफाइंड वगैरह वो यूज़ होता है ना, ये रिफाइंड खाना बनाने में, तो उसका वो भी इस मूंगफली के तेल से या सोयाबीन का तेल से या आपका सूरजमुखी के तेल से बनता है, ठीक है। तो ऑयल सीड की खेती यानी कि यही होती है आपकी तिल की खेती, कोकोनट की खेती, मस्टर्ड सरसों की खेती, ग्राउंडनट मूंगफली की खेती, सोयाबीन की खेती, ये सब ऑयल सीड है जिनसे हमें ऑयल मिल जाए, है ना। और ये सब क्या कहलाती है, ग्राउंडनट मूंगफली, है ना, इज ए खरीफ क्रॉप। कोकोनट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन कंट्री, लगभग पूरा ऑयल सीड का हाफ हमारे यहाँ कोकोनट होता है यानी गोले का तेल, ठीक है। सीजमम होता है आपका तिल, इज ए खरीफ क्रॉप, ये सब खरीफ क्रॉप में आती हैं ना, इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन। लेकिन जो तिल की जो खेती है वो बड़ा ध्यान से समझना आपको कि खरीफ क्रॉप तो कहलाती है नॉर्थ में, यानी हमारे यहाँ तो एक खरीफ की फसल है यानी खरीफ में चलेगा, और साउथ में ये रबी की फसल है, जाड़ों में चलेगा उधर। कैस्टर्ड सीड इन ग्रोन बोथ रबी एंड खरीफ, कैस्टर सीड होता है ना, तो वो रबी और खरीफ यानी दोनों समय में उगाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो ये एडिबल भी हैं, मतलब इनका तेल का खाने के लिए यूज़ होता है। देख लीजिए नीचे ग्राउंडनट, सनफ्लावर और ये सरसों दिखा रहे हैं, नीचे 3 पिकती हुई हैं। चाय की बात करते हैं, चाय कल्टीवेशन, है ना, तो टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट बीवरेज। इनको हम बीवरेज कहते हैं यानी पेय पदार्थ, जो फसलें पीने के लिए यूज मतलब पीने के रूप में यूज़ होती हैं उनको हम जो है बीवरेज कहते हैं। तो जैसे हमारी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, तो चाय हमारी कहाँ होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एंडोड विद द डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोयल, जिसमें अच्छा ह्यूमस हो और ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है। और इसके लिए वार्म एंड मोस्ट फ्रस्ट फ्री एरिया चाहिए, यानी गर्म और वही बारिश वाली, अच्छा पानी हो और गर्मी हो। तो चाय के लिए मैं आपसे बताऊं, ये चाय के बागान है, टी कल्टीवेशन दिखा रखा है एक फिगर, दोनों फिगर चाय के लिए दी हुई हैं। तो ये कहाँ है, ये होता है आपका दार्जिलिंग में, आसाम में, यहाँ पर ज़्यादा चाय होती है। दार्जिलिंग, है ना, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है ये, है ना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये दार्जिलिंग, ये सब बंगाल में है, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी चाय हो जाती है, उत्तराखंड, मेघालय में भी चाय हो जाती है, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा में आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। 2015 इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। फिर भी देख लीजिए अब भी चाइना से हम पीछे ही हैं, सेकंड ही पड़ रहा हर जगह सेकंड, लेकिन बीच में एक बार को ये फर्स्ट भी आ गया था चाय, है ना, टी प्रोड्यूसिंग में इंडिया नंबर 1 पे इस समय तो आई थिंक, है ना, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो उसके बाद पढ़ते हैं कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के देखो छोटे छोटे फल होते हैं, ये बीज होते हैं, इनको सुखा लेते हैं, रेड हो जाते हैं, सुखाने के बाद इनको चूरा बना लेते हैं, तो कॉफ़ी पाउडर बन जाता है। तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम यमन, यमन से आई है ये अरेबिका क्वालिटी कॉफ़ी की, इज प्रोड्यूस इन द कंट्री, दिस वैरायटी इज़ इन अ ग्रेट डिमांड, इसकी बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली द कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदन की पहाड़ी, है ना, यानी कहाँ होती है कॉफ़ी, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, एंड इवन टुडे इन कल्टीवेशन ऑफ कन्फाइंड द नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, है ना, कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में, ठीक, यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, यानी साउथ में ज़्यादा होती है आपकी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट अगर पूछें तो आप कर्नाटका को इसको करेंगे, है ना, कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। अब यहाँ से आती है आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है, यहाँ से आपकी आती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यहाँ से हम अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा चैनल को प्रेस करें, मतलब अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच।